हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना 8वां लेसन मुग़ल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार ये लेसन पढ़ेंगे। इसमें भी हम ये काफ़ी बड़ा लेसन है, इसमें सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन करेंगे। मुग़ल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। इस लेसन में से सिर्फ हम यही करेंगे, यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। बाबर से लेकर औरंगजेब तक का समय मुग़ल साम्राज्य के उत्थान और विकास का समय था, लेकिन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुग़ल साम्राज्य की शक्ति में कमी आने लगी। मुग़ल दरबार संघर्षों, दुर्घटनाओं, षड्यंत्रों और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का एक तरह से अखाड़ा बन गया था। औरंगजेब के बाद के मुग़ल सम्राटों पर अमीर वर्ग का नियंत्रण बढ़ने लगा था और अक्सर सम्राट उनके हाथ की कठपुतली बनकर रह गया था। मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब को ही दोषी माना है, लेकिन मुग़ल साम्राज्य के पतन के लिए किसी एक कारण को दोषी नहीं माना जा सकता। अलग अलग कारणों ने मिलकर आखिरकार मुग़ल साम्राज्य के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। इस प्रकार हम उनके कारणों के बारे में पढ़ेंगे कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के कौन कौन से कारण थे। पहला है जागीरदारी संकट। प्रोफेसर सतीश चंद्र एवं प्रोफेसर इरफान हबीब ने अपने महत्वपूर्ण अनुसंधानों द्वारा मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में एक नई बहस छेड़ी है। उन्होंने साम्राज्य की प्रकृति और पतन को समझने के लिए उसकी कार्य पद्धति और उसकी योजनाओं का परीक्षण किया और साम्राज्य के पतन के लिए मनसबदारी और जागीरदारी प्रणालियों की असफलताओं को जिम्मेवार बताया। प्रोफेसर चंद्र का मानना है कि यह व्यवस्था शाहजहां के काल तक अच्छे रूप से चली, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम दिनों में इस व्यवस्था में दोष आने लगा और जैसे ही यह व्यवस्था अव्यवस्थित होने लगी, वैसे ही साम्राज्य का विघटन शुरू हो गया। दूसरा है कृषि व्यवस्था का संकट। मुगलों की राजस्व वसूली व्यवस्था में दोषों को साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेवार माना है। उन्होंने लिखा है कि साम्राज्य की सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी सेनाएं रखी जाती थी। इस कारण उनका खर्च चलाने के लिए राजस्व व्यवस्था की दरें ऊंची रखी जाती थी और दूसरी तरफ कुलीन अपने जागीरों से अधिक राजस्व प्राप्त करना चाहते थे। वे अपनी हितों का ध्यान रखते थे और किसानों की बर्बादी की उन्हें कोई चिंता नहीं होती थी। कुलीनों का एक जागीर से दूसरी जागीर में तबादला होता रहता था। इस कारण वे कृषि संबंधी सुधारों में कोई रुचि भी नहीं लेते थे। इस प्रकार किसानों पर बोझ बढ़ता गया। कई बार किसान खेत और गांव छोड़कर भाग जाते थे और कई बार तो राजस्व देने से भी मना कर देते थे। मुगल सत्ता के विरुद्ध हो उठते थे और इस प्रकार किसानों के विरोध के कारण मुगल साम्राज्य राजनीतिक और सामाजिक रूप से कमजोर हो गया और पतन की ओर जाने लगा। तीसरा है स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन पद्धति। मुगल शासन बहुत ही ज़्यादा केंद्रीयकृत शासन था, जिसमें शासन की ज़्यादातर शक्तियां सम्राट के हाथों में होती थी। मंत्री तथा अधिकारी केवल सम्राट के आदेशों का पालन करते थे। शासन की नीतियों का निर्धारण स्वयं सम्राट करता था। इस प्रकार की शासन पद्धति और सम्राट की व्यक्तिगत शक्ति पर आधारित थी। जब तक शासक योग्य और शक्तिशाली रहे, इस प्रकार का शासन आसानी से चलता रहा। लेकिन शासन की बागडोर जब औरंगजेब के निर्बल उत्तराधिकारियों के हाथों में आई, तो वे इस प्रकार के शासन को चलाने में असमर्थ रहे। अयोग्य और अकार्यकुशल शासकों के काल में इसका पतन होना निश्चित था। अगला है उत्तराधिकार के नियम का अभाव। मुगलों के इस प्रकार का कोई नियम नहीं था कि बादशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। बादशाह की मृत्यु के बाद तथा कभी कभी उसके जीवन काल में ही, जैसा कि शाहजहां के समय में हुआ, उसके पुत्रों में युद्ध छिड़ जाता था। विजय कुमार अपने प्रतिद्वंदियों को मौत के घाट उतार देता था।
जैसा कि शाहजहां तथा औरंगजेब ने किया। औरंगजेब के बाद तो बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर आदि सभी मुगल सम्राट इसी प्रकार उत्तराधिकारी युद्धों के द्वारा सम्राट बने थे। इस प्रकार समय समय पर होने वाले इन झगड़ों ने साम्राज्य को निर्बल कर दिया था। अगला है मुगल अमीरों और सरदारों का चरित्रहीन होना। मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण मुगल सरदारों का चरित्रहीन होना था। अकबर, जहांगीर तथा शाहजहां के अमीर बैरक खां, मुनीम खां, मुजफ्फर खां, रहीम खान, आसफ खां आदि योग्य थे जिन्होंने मुगल शासन को विकसित किया, लेकिन औरंगजेब के बाद के मुगल सम्राटों की चरित्रहीनता के कारण मुगल सरदारों का नैतिक पतन हो गया। वे विलासी बन गए, जिसके कारण उनकी शारीरिक, मानसिक और चरित्रहीन शक्ति समाप्त हो गई। अगला है अमीरों के सरदाना और दलबंदी। औरंगजेब के बाद निर्बल मुगल बादशाहों के समय में अमीरों को कुचक्र चलाने तथा अपनी शक्ति बढ़ाने का अच्छा अवसर मिल गया था। मुगल साम्राज्य की स्थापना एवं उसे उन्नति की चरम सीमा पर पहुंचाने वाला अमीर वर्ग आपसी कल और एवं व्यक्तिगत स्वार्थों में लीन हो गया था। बाद के मुगल सम्राटों के शासनकाल में अमीर वर्ग दो प्रमुख दलों सुन्नी मतावलंबी और शिया मतावलंबी में बट गया। ये दोनों दल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र करने लगे, जिससे मुगल साम्राज्य को भारी हानि उठानी पड़ी। बाद के शासक के कालों में तो सैयद भाई इतने शक्तिशाली हो गए कि वे सम्राट निर्माता ही बन गए। अगला है मुगल साम्राज्य का आर्थिक दिवालियापन। मुगल साम्राज्य को आत्मनिर्भर और आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने में मुगल सम्राट अकबर की भू राजस्व और अन्य नीतियों की उल्लेखनीय भूमिका थी, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों के समय में आर्थिक ढांचा बिल्कुल बिगड़ने लगा, क्योंकि उन्होंने अकबर के नियमों और नीतियों की उपेक्षा की। शाहजहां कालीन उत्तर पश्चिमी युद्धों और भव्य भवनों के निर्माण और दरबारी साज सज्जा के अर्थव्यवस्था को कमजोर बना डाला। औरंगजेब कालीन दक्षिण युद्धों ने साम्राज्य को बुरी तरह से कमजोर कर दिया था। सैनिकों को वेतन देने के लिए धन की कमी हो गई थी। अगला है मुगल साम्राज्य की विशालता और मराठों का उत्कर्ष। अकबर से लेकर औरंगजेब तक सभी मुगल सम्राट महत्वाकांक्षी थे। उनकी साम्राज्यवादी नीतियों के कारण मुगल साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। यह उत्तर में हिमालय तथा उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर दक्षिण में कावेरी तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ था। साम्राज्य की यह विशालता प्रशासनिक अव्यवस्था का कारण बनी। यातायात और संचार के साधनों की कमी के कारण औरंगजेब जैसा योग्य सम्राट भी इसे संभालने में असमर्थ रहा। औरंगजेब के दक्षिणी विस्तार ने उसे मराठों से उलझा दिया और उनसे उलझकर वह असफल हो गया। मराठों के आक्रमण मुगल साम्राज्य पर तेज हो गए, जिन्होंने मुगल सम्राट को असहाय कर दिया। इससे सम्राट की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई। इस परिस्थितियों का फायदा उठाकर दूर के प्रांतों के सूबेदारों ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और इस प्रकार मुगल साम्राज्य के प्रांत उनसे अलग होने लगे। अगला है जनसंपर्क का अभाव। अकबर को छोड़कर और दूसरे अन्य मुगल सम्राट भारतीय जनता के साथ प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित नहीं कर सका। उन्होंने जन सामान्य की दशा को समझने, उनकी भलाई की रक्षा करने और उनके जीवन की सुख सुविधा पूर्ण बनाने में के लिए कोई कदम नहीं उठाए। मुगल अमीर, मनसबदार और जागीरदार उनका शोषण करते रहे। औरंगजेब के शासनकाल में होने वाले विद्रोह की लंबी श्रृंखला के पीछे यही कारण बताए गए हैं। मुगल शासकों को भारतीय जनता के प्रेम, सहयोग और समर्थन प्राप्त नहीं हो सके। मुगल साम्राज्य एक पुलिस राज्य बना रहा, जिसकी शक्ति का आधार उसकी सेना थी। सेना के कमजोर होते ही विपरीत
परिस्थितियों ने जन समर्थन के अभाव में साम्राज्य का पतन जरूरी हो गया। अगला है जल सेना की उपेक्षा। मुगल सैनिक संगठनों की सबसे बड़ी कमी यह रही कि उन्होंने जल सेना को कोई महत्व नहीं दिया। शाहजहां तथा औरंगजेब के शासनकाल में मुगलों को जल सेना के अभाव में मुट्ठी भर विदेशी यूरोपियनों के सामने झुकना पड़ा। समुद्र में भारतीय व्यापारियों के जहाज लूट लिए जाते थे, हज यात्रियों के जहाज भी लूट लिए जाते थे, जैसा कि जहाज गंजेस्वाई के साथ हुआ। मुगल सम्राट समुद्र पर शक्तिहीन थे। भारत में विदेशी शासन की स्थापना के लिए यह बड़ा कारण सिद्ध हुआ। पानीपत के मराठे व मुगल जब हार गए तो इस राजनीतिक शून्यता का लाभ अंग्रेजों ने उठाया और अपनी ताकतवर सामूहिक शक्ति के बल पर बंगाल पर अधिकार कर लिया। मुगल सम्राट उनका पेंशनदाता बन गया। अगला है नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण। मुगल साम्राज्य की बची कुछ ही शक्ति, धन और प्रतिष्ठा को नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में देश पर आक्रमण करके नष्ट कर दिया। उसने मोहम्मद शाह को हराया, दिल्ली में कत्लेआम किया और लगभग 70 करोड़ रुपए के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन के साथ साथ देश का बहुत सा धन लूट ले गया। उसके आक्रमण से अफगानिस्तान मुगल साम्राज्य से कट गया और सम्राट का अपमान हुआ। उनके सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने 1747 ईस्वी से 1769 ईस्वी तक भारत पर बार बार आक्रमण करके मुगल साम्राज्य की रही सही शक्ति और संपत्ति प्रतिष्ठा को भी समाप्त कर दिया। इस प्रकार इन आक्रमणों की रही सही संपत्ति और प्रतिष्ठा को समाप्त कर दिया। इस प्रकार इन आक्रमणों से भारत को बहुत ही ज़्यादा जन और धन की हानि हुई। मुगल साम्राज्य रूपी भवन चकनाचूर हो गया। अगला है यूरोपीय शक्तियों का आगमन। 17वीं शताब्दी में कई यूरोपीय शक्तियां जैसे पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी तथा अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आई। इन सब का शुरुआती उद्देश्य अपने व्यापारिक हितों को साधना था, लेकिन भारत की अराजक राजनीतिक स्थिति ने इन विदेशियों के मन में लालच उत्पन्न कर दिया। ये भारत में अपने साम्राज्य स्थापना के सुनहरे सपने देखने लगे। इनमें से एक अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सभी प्रतिद्वंदियों को हरा दिया और बंगाल पर अधिकार कर लिया। 18वीं सदी के मध्य तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था न रहकर एक राजनीतिक संस्था बन गई थी। अयोग्य मुगल सम्राट कंपनी के बढ़ते प्रभाव को रोकने में नाकाम ही नहीं रहे, बल्कि शाह आलम तो कंपनी का आश्रित ही बन गया। तो बच्चों, ये सभी कारण थे जो मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बने।